Hello friends, welcome to our channel Satyavan Anand. Today at the 21st January 2023, we will discuss the Hindu editorial section. In this video, we will discuss the Hindu editorial only, and current affair daily news analysis will be discussed in the separate video. We know that in our constitution, there are directive principle of state policy in which Article 40 that have ए परसेप्शन ए कॉन्सेप्ट दैट ग्राम पंचायत। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है। लेकिन अगर देखें हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं वहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया गया है कि गांव में पंचायत होंगे और शहरों में म्यूनिसिपालिटी होगी, बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो एक आर्टिकल आया है, देयर इज हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल। पंचायत लेवल पर ऑटोनॉमी नहीं है, इससे रिलेटेड न्यूज है। अगर हम देखें तो प्रदीप छिब्बर जो कि प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, तो बर्कले कैलिफोर्निया में वो क्या है, एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। उन्होंने लिखा, साथ ही साथ एक जो है कैलिफोर्निया का है एक स्टूडेंट है प्रणव गुप्ता, PhD स्कॉलर। तो इन दोनों लोगों ने इस आर्टिकल को लिखा है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें भी ऑटोनॉमी नहीं है। इसमें एक कोटेशन दिया गया, एक्चुअल में इनिशियल स्टेट की बात की जाए तो उन्होंने डिस्कस किया है तेलंगाना स्टेट के बारे में। तेलंगाना स्टेट में उन्होंने बताया कि बालीनेरी तिरुपति जो है सरपंच ने, वहाँ पर एक सरपंच ने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। रीज़न क्या था, वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया था। कर्ज की बात की जाए तो यहाँ पर ये चीज़ सामने निकल के आती है। तो वो व्यक्ति जो था सरपंच, वो अपने पैसे से वहाँ पर सोशल वेलफेयर में अपने पैसे खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और उसके बाद से वो कर्ज न चुका पाने की वजह से सुसाइड कर लिया। इसका मतलब क्या है, लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं या बारो कर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पैसा रिलीज नहीं कर रही है। तो हम देखते हैं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 30 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, लोकल ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू है, जो उसे एक्सरसाइज करे सारे पावर को, डिस्क्रेशनरी पावर को, और पंचायत के पास ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर देखा जाए तेलंगाना की बात की जाए तो वहाँ पर जो इलेक्टेड लोकल ऑफिशियल हैं, जैसे कि सरपंच तेलंगाना में, वो एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, BDO होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सारे रिसोर्स को मैनेज करते हैं। इसलिए इस सरपंच के पास पैसा ज़्यादा नहीं आता है। अगर हम एनालिसिस करें स्टैट्यूटरी प्रोविज़न की, जो पंचायत के एक्ट में कहा गया है कि उसमें जो है सरपंच और लोकल ब्यूरोक्रेट को जो है एसिड को डिसेंट्रलाइज, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। उसमें एसिड को हम एक तरीके से देखा जाए तो एक्सेस कर सकते हैं सारे लोग। अगर हम देखें सरपंच जो है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम रिसोर्स को रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो हमें सरपंच को पावर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है, सभी सरपंच इतने ईमानदार नहीं हैं। बहुत सारे सरपंच पैसा आते ही तुरंत अपने लिए फार्चूनर खरीदते हैं और वो सारा पैसा खा जाते हैं, गबन कर जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ कहा जाए कि कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाए तो भी सही नहीं है। वो लिखने के लिए सही है, पढ़ने के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा संभव नहीं है। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत क्या है, फिजिकली कम्प्लीटली वो डिपेंडेंट है किसके, वो डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी ग्रांट जो होते हैं स्टेट या सेंटर द्वारा दिए जाते हैं, उन पर वो डिपेंडेंट हैं। अगर ब्रॉड स्केल पर बात करें तो पंचायत के एक्चुअल में 3 मेन रिसोर्स हैं फंड के। पहला ओन रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि लोकल टैक्स है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से आता है। दूसरा ग्रांट में जो मिलता है सेंटर या स्टेट से, और तीसरा जो है डिस्क्रिशनरी या स्कीम बेस्ड फंड, जो स्कीम बेस्ड आते हैं, कलेक्टर या विधायक या सांसद ने कोई डिस्क्रिशन से अलॉट कर दिया है। इस तरीके से हम देखते हैं जो उनके सोर्स हैं, जो टैक्स और नॉन टैक्स हैं, वो बहुत ही छोटे पार्ट फंड को मिलते हैं, पंचायत को एक फंड के रूप में मिलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर समस्या बताई गई है इस आर्टिकल के माध्यम से कि एक्चुअल में जो तेलंगाना है वहाँ पर रिवेन्यू जो पंचायत का होता है वो कम से कम 25% से भी कम मिलता है, उनके जो लोकल रिसोर्सेज है वहाँ से मिलता है। यानी अगर हम देखा जाए तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट पर ही ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड होती हैं, जो कि पंचायत पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन होते हैं। यानी जो ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन है, साथ ही साथ पॉलिटिकल कनेक्शन है, वही लोग फंड को ज़्यादा से ज़्यादा
ग्रांट के रूप में पा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर फंड बहुत कम मिलता है। एन इनऑर्डिनेट डिले इन द ट्रांसफरिंग अप्रूवल फंड टू पंचायत अकाउंट्स स्टाल लोकल डेवलपमेंट। तो अगर हमें फंड नहीं मिलेगा तो वहाँ पर लोकल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये कहानी केवल तेलंगाना की नहीं, हर जगह पर है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं होगा तो फंड का दुरुपयोग भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है फंड को स्पेंड करने पर लिमिट लगा देती है बहुत सारे तरह के। जैसे कहा जाए तो वहाँ पर कोडिशन एक्टिविटीज सच एज परचेजिंग पोस्टर ऑफ नेशनल आइकन, रिफ्रेशमेंट फॉर विजिटिंग डिग्नेटरीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट इन द लोकल स्कूल एट नेशनल फेस्टिवल। तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा खर्च इसलिए खर्च हो रहा है। कोई भी नेशनल आइकन के जो लोग फ़ोटो वगैरह है खरीद करके पंचायत ऑफिस में लगाना है, या अन्य जो कोई अधिकारी आ गया तो उसके लिए हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए, बच्चों को फेस्टिवल के टाइम स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उस समय पैसा खर्च होता है, वो पैसा उधर चला जाता है। अगर हम बात करें सभी स्टेट की तो वहाँ पर डबल ऑथराइजेशन की व्यवस्था है। यानी डबल ऑथराइजेशन का मतलब वहाँ पर एक बीडीओ होता है, बीडीओ के अंडर में सेक्रेटरी होता है, तो सेक्रेटरी अप्रूवल करेगा और इसके साथ साथ वहाँ पर साइन सेक्रेटरी और सरपंच दोनों जब करेंगे तभी जा कर के फंड रिलीज होगा। तो इसको कोई बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पर्सन के हाथ में रहेगा तो पूरा रिसोर्स लूट सकता है। इसलिए अगर 2 लोग साइन करेंगे तो कम से कम काम दिखना चाहिए। अगर हम बात करें टैक्सिंग प्रोसेस ऑफ सीकिंग अप्रूवल, अगर टैक्सिंग प्रोसेस की बात तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को बाइंड रखती है, क्योंकि वहाँ लोकल ब्यूरोक्रेसी काम करती है। अगर अप्रूवल की बात की जाए तो जो भी काम होगा तो ये बिल्कुल सही है, चाहे जो भी कोई कहे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसका इंस्पेक्शन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करेगा, फिर जाकर के अप्रूवल मिलता है। इन सब कामों में टाइम तो लगता है, लेकिन अगर हम इसको पूरी तरीके से नकार दें तो क्या हम देखते नहीं हैं आजकल बहुत सारे ऐसे हैं ओवरब्रिज बनते ही टूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं बनते ही पानी बारिश से एक बारिश भी झेल नहीं पाते हैं, छत जो है पानी टपकने लगता है या बाउंड्री गिर जाती है। तो ऐसा नहीं है, इस आर्टिकल में ऐसा डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर अप्रूवल के लिए बड़ा लंबी इंजीनियर अप्रूवल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करता है, लेकिन ये सच है वो लोग डिले करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता भी है। इसे हमें अपने स्तर पर समझने की आवश्यकता है। वी सर्वेड सरपंच इन हरियाणा के पलवल की बात की गई है यहाँ पर, जहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिसर इन मीटिंग लोकल ब्यूरोक्रेट्स एंड वेटिंग टू सीन द हर्ड। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के आने जाने में भी टाइम खर्च होता है, ऐसा डिस्कस किया गया है पलवल में। तो पलवल की बात नहीं है, पूरे देश की यही स्थिति है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की जो सरपंच के कंट्रोल में है, तो लोकल एम्प्लॉय जो होते हैं जैसे स्वीपर हो गया, वॉचमैन हो गया गांव का, उन सब का भी रिक्रूटमेंट करने की फंक्शनिंग और रिपोर्टिंग की काम पंचायत में सरपंच के पास ना होकर के डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें आर्टिकल में कहा गया है कि ग्राम प्रधान को होना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान हम देखते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही किसी रिश्तेदार को सफाई कर्मी बना देंगे और वो कोई काम नहीं करता है, इसलिए उसके माध्यम से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। द शैडो ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, अगर देखा जाए सरपंच कैन बी डिसमिस वाइल इन ऑफिस। सरपंच को यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है, सरपंच को डिसमिस करने का भी एम्पावरमेंट किया गया है किसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेट्स को। अगर हम देखें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जो सरपंच को मिसकंडक्ट के नाम पर भी डिसमिस कर देते हैं। अगर बात की जाए सेक्शन 37 ऑफ द तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देता है वो किसी भी इनकम्बेंट सरपंच को डिसस्पेंड कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो एब्यूज ऑफ पावर, embezzlement or misconduct, the conditions include mere refusal to carry out the order of the district collector or commissioner or government for the proper working of the concerned ग्राम पंचायत। ये भी देखा गया है कि अगर ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कमिश्नर या किसी गवर्नमेंट के आर्डर को न माने या कंप्लीट कैरी न करे, रिफ्यूज करते, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन होती है कि उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर तेलंगाना की बात की जाए कि लेवल 100 से ज़्यादा सरपंच को डिसमिस किया गया है, ऐसा इसमें वो डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हम देखें तो इस आर्टिकल में कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है एक लोकल सरपंच के बारे में कि वहाँ पर क्या क्या समस्याएं दिखती हैं। लेकिन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि सब दूध के धुले नहीं हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रेड विन, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द फाल्टरिंग वेस्टर्न इकोनॉमीज आर इट टू हिट इंडियन एक्सपोर्ट। हम अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में देखे थे कि भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो घट गया है, 12.2% घट गया है पिछले साल की तुलना में, और कुल 34.5 बिलियन US$ हो गया है। साथ ही साथ देखा हमने कि इम्पोर्ट भी घट गया है। तो अगर ये हम देखें तो ये जो भारत में कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इसका तो कहना ये है कि यहाँ पर जो चैलेंजेज हैं वो एक्चुअल में बेस इफ़ेक्ट की वजह से आ रहे हैं, ऐसा भी लोग कहना है। जो ईयर बाय ईयर ड्रॉप हो रहे हैं, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इसमें जो है कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव इस समय नहीं दिख रही, ऐसा आर्टिकल का कहना है। अगर हम देखें तो रिसेशन ब्लोन थ्रू यूरोप, तो अगर उसमें रिपोर्ट ये है कि जो भी रिसेशन आया है एक्चुअल में यूरोप और US से कोविड सिचुएशन आया है, जो वार चल रहे हैं यूक्रेन रसिया, और साथ ही कोविड सिचुएशन जो चाइना ने क्रिएट किया था, इस वजह से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम देखें तो हमारा जो है टोटल जो ट्रेड है वो टोटल ट्रेड घट रहा है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम दोनों घट रहे हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि इंपोर्ट घट रहा है इसका मतलब देश में कंजम्पशन घट रहा है, कंजम्पशन घटने का मतलब है लोगों के पास पैसे कम है या महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है या लोगों के पास पैसे कम है, ये इंडिकेट करता है कि देश में रिसोर्स की कमी हो रही है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर सामान खरीदने में सक्षम नहीं है तो सामान सस्ता ही होगा, तब भी वो खरीद नहीं पाएगा। अगर हम देखें दिसंबर 2021 में, तो वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट जो है 39.3 बिलियन US$ पहुँच गया था 2021 में, और जबकि हम देखें तो हमारे इंडिया का जो इंडियाज गोल्ड शिपमेंट क्रॉस रिकॉर्ड 422 बिलियन, तो 422 बिलियन हमारा टोटल शिपमेंट क्रॉस हो गया, एक्सपोर्ट हमने किया था टोटल एक साल में। तो दिसंबर में अकेले ही 39 किए थे पिछले साल, और अब की साल 34 बिलियन US$ हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा घटा है। अगर हम आगे देखें, इस आर्टिकल में कहा गया है, जो इंपोर्ट की बात की गई, इंपोर्ट हमारा 3.5% डाउन हुआ है, तो ये भी एक सोचने का विषय है। अगर साथ देखें, सम एजेंसी एक्सपेक्ट द ग्लोबल रिसेशन हिट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स फॉर हार्डर इन द करेंट क्वार्टर। तो कुछ एजेंसी का कहना है कि इंडियन गुड्स की जो डिमांड विश्व में घटी है उसके पीछे रिसेशन एक कारण है, इसी वजह से ट्रेड श्रिंक हो रहा है। अगर हम बात करें चाइना की रीओपनिंग कंपटीशन इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इवन द डिमांड श्रिंक, तो चाइना में भी डिमांड घट रहा है, उसका इफेक्ट है। सम रिसेंट गवर्नमेंट मूव सच एज फिक्सिंग ग्लिचेज इन द ड्यूटी रिमिशन स्कीम फॉर एक्सपोर्टिंग एंड लिफ्टिंग कर्व ऑन आयरन एंड शिपमेंट लेवल हेल्प, बट मोर माइक्रो एंड स्विफ्ट माइक्रो पॉलिसी एक्शन आर वारंटेड टू कीप द एक्सपोर्ट इंजन चगिंग। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है कि जो हमारे स्ट्रांग पार्ट है, जैसे स्टील सेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ड्रग्स हैं, इसमें हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो ओवरऑल ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशिया वॉइस, तो इसे सैयद मुनीर खसरू ने लिखा है, जो कि चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड गवर्नेंस, न्यू दिल्ली, इंडिया, विद प्रेजेंस इन ढाका, मेलबर्न, वियना एंड दुबई। तो इस आर्टिकल में हम देखें तो मेनली जो डिस्कस किया गया है, जो भारत अभी G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो भारत ने भी कहा है कि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ में जो भी कंट्री हैं, कौन, जो वर्ल्ड है उसमें दो पार्ट में कंट्री डिवाइड है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। तो जो डेवलप्ड कंट्री उन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्री उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो अगर हम देखें भारत की बात करें, तो भारत में जो इस समय प्रेसिडेंसी की कमान मिली है, इससे जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उस सबकी एक निगाह भारत पर है। द ग्लोबल फूड, एनर्जी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हैव बीन एक्सासर्बेटेड बाय द क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया हैज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफार्म। तो ये G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, क्योंकि G7 एक छोटा सा ग्रुपिंग बन जाता है, क्योंकि कुछ विशेष देशों का, जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, इनका केवल एक समूह बन के रह गया है। लेकिन हम देखें G20 एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में है, इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट ये है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, दुनिया के सभी स्ट्रांग देश इसमें शामिल हैं। अगर हम देखें भारत को कुछ चीज़ें जो है भारत ने आइडेंटिफाई किया है, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ
lifestyle for environment, accelerated inclusive and resilience growth, accelerating progress on sustainable development goal, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल रिफॉर्म और वुमेन लीड डेवलपमेंट, इसके बारे में डिस्कस किया गया, जो कि हमारा ओवरऑल वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया कि जो साउथ एशियन कंट्री हैं, इन्हें जो है ग्लोबल नेचर के बारे में, ग्लोबल बिजनेस के बारे में उनको एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखा जाए, अगर इनमें आपस में कोहेसन होगा, तो कोहेसन न होने पर क्या होगा कि पूरे दुनिया में का इफेक्ट ये हर एक देश पर अलग अलग रूप से क्युमुलेटिव रूप से पड़ेगा और कोई ध्यान नहीं देगा, तो समस्याएं आ सकती हैं। जैसे हम देखें इन्फ्लेशन की बात करें तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन 64.3% पहुँच गया। अब फूड प्राइस जो है 84.6% बढ़ गए थे, जो कि वहाँ पर श्रीलंका में उपद्रव हुआ था। तो ग्लोबल फॉसिल फ्यूल की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर सामने आती है कि हर देश में प्राइस बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश में भी बढ़ रहे हैं, भारत में भी बढ़ रहे हैं। तो इसको एक ध्यान यहाँ रखने के लिए बात है कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए, उसको हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह ले जाना ही होगा। राइजिंग डेट बर्डन ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमी रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल क्राइसिस दैट रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। तो सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत के पास हम वॉइस दे सकते हैं, पूरे भारत के माध्यम से सभी साउथ एशियन कंट्री अपनी एक वॉइस के रूप में सामने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व की आबादी 8 अरब है। अब भारत या साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया के 1.8 बिलियन पीपल हैं, यानी 1.8 अरब केवल साउथ एशिया में, पूरे विश्व में 8 अरब हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो G20 में कि इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील कलेक्टिवली मेकअप द G20 ट्रोइका। G20 ट्रोइका क्या होती है? G20 ट्रोइका ये है 3 देशों का वो समूह होता है G20 के ही, जो एक देश पहले प्रेसिडेंसी जिसके पास थी, प्रेजेंट में जिसके पास है, फ्यूचर में जिसके पास जाएगी। तो अभी हमने देखा G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, अब भारत के पास आई है, इसके बाद ब्राज़ील को शिफ्ट हो गई। तो ये जो 3 कंट्री हो गए, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इनको G20 ट्रोइका कहा जाता है। तो अगर हम देखें आगे, इस आर्टिकल में डिस्कस ये किया गया है कि एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड। तो साउथ एशिया में देखा जाए तो एनर्जी जो है वो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट गल्फ कंट्री पर, हम वहाँ से पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं और वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो 63% ऑफ रीजन्स इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस कम फ्राम द एनर्जी जनरेशन। तो एनर्जी जनरेशन की प्रक्रिया से ही 63% हमारे हो रहे हैं। अगर भारत और बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रयोग करता है बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो 70% इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश की जनरेट की जाती है LNG से, जबकि भारत के 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जनरेट की जाती है। ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि LNG से क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा, जबकि कोयले से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, और जबकि भारत कोयला भी इम्पोर्ट ही करता है। इसलिए ये क्या देखा जाए तो इन्वायरमेंट और हेल्थ के दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। आगे इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं कि G20 member from South Asia, India has added responsibility since many non-G20 nations, particularly those in Global South, look upon India to represent their interest in G20। तो बहुत सारे ऐसे जो G20 में नहीं हैं वो भी चाहते हैं कि भारत उनको सपोर्ट करे, उनको एक प्रमोशन मिले। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेटस की, तो जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है प्रेजेंट टाइम में विश्व में, इसमें एक प्रोवाइड प्रैग्मेटिक सोल्यूशन, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलना चाहिए। अदरवाइज किसी भी देश का अगर कोहेसन नहीं होगा, आपस में कोलेब्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको फ्यूचर में देखने को नहीं मिल सकता है। तो G20 एक होप ऑफ रे है सभी साउथ एशियन कंट्री के लिए। आगे देखें तो एक छोटा सा आर्टिकल है चाइना से रिलेटेड। चाइना में हम देखें तो चाइना में एक पॉलिसी थी 1980 में आई थी कि एक कपल जो होंगे पति पत्नी, उनका एक ही बच्चा हो सकता है। तो अगर हम देखा जाए तो द लास्ट टाइम चाइना पॉपुलेशन सा डिक्लाइन वाज इन 1961। तो 1961 में चाइना की पॉपुलेशन घटी थी। अब फिर से वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा घट रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है 8,50,000 इन 2022 मार्क ए वाटर शेड मोमेंट विथ लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइना एंड वर्ल्ड। अगर हम देखें वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलस कंट्री है उसमें 8,50,000 की कमी आई है।
चाइना के बर्थ रेट देखें तो बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा घट गई है और उसकी जो है बर्थ पिछले साल 10% घटी, यानी जो बर्थ हो रहे थे पहले 10.41 मिलियन डेथ हुई है पिछले साल और 9.56 मिलियन बर्थ हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि उनकी जो टोटल आबादी है वो घट गई, क्योंकि जितनी बच्चे पैदा हुए उससे ज़्यादा लोग मरे हैं। चाइना की प्रेजेंट टाइम की आबादी 141 बिलियन इस समय उसकी पॉपुलेशन है। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया कि 1980 में तो चाइना ने क्या किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाई, लेकिन अब उसके सामने समस्या ये आ गई, उसके पास वर्क फोर्स कम हो गए। तो 2016 में उसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी होगी। 2 चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक कपल 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर लोगों वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में अभी हैबिट बन गई है और हैबिट बन जाने की वजह से अब लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं 2 बच्चे। इसके अलावा लोगों को डर भी रहता है कि कौन जानता है इन फ्यूचर कोई नई गवर्नमेंट आ जाए 2 बच्चों की पॉलिसी को फिर से रेस्ट्रिक्शन लगा दे। इसलिए वहाँ पर वर्क फोर्स की एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कमी है। जो 16 से 59 साल के वर्किंग एज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है आ गई है। और देखा जाए एक्चुअल में कुल 875 मिलियन की डिक्लाइन 2022 तक देखने को मिली है। तो अगर देखा जाए 2010 में 75 मिलियन की डिक्लाइन हुई थी। अब इससे समस्या क्या है, वहाँ पर वेज बढ़ रहे हैं, मजदूरी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लेबर इंटेंसिव जॉब जो है अब वो मूव कर जा रहे हैं। यानी जैसे देखा जाए जो लेबर इंटेंसिव जॉब जैसे हैं अब वो वियतनाम में चले जा रहे हैं, इंडिया में चले जा रहे हैं, फिलीपींस में चले जा रहे हैं, मलेशिया में चले जा रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में उनके जो है बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग देखने को मिली है। और साथ ही साथ द एबव 60 पॉपुलेशन मीनवाइल हैड इंक्रीज बाय 30 मिलियन टू 280 मिलियन। तो जो पहले उनकी पॉपुलेशन 30 मिलियन थी 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की, अब वो 280 मिलियन पहुंच गई है और इसकी उम्मीद है कि 2050 तक वो 487 मिलियन हो जाएगा। यानी 487 मिलियन का मतलब वहाँ के पॉपुलेशन का 35% हो जाएगा। अब समस्या ये आएगी कि उनके हेल्थ केयर में उनको, क्योंकि अब वो चूँकि रिसोर्स जनरेशन नहीं करेंगे तो वो क्या है केवल कंज्यूमिंग बॉडी होंगे, उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा है, कोई काम वो नहीं करेंगे। इससे क्या है चाइना की इकोनॉमी पर स्ट्रेस आएगा। जापान की एग्जांपल देखा जाए तो जापान में भी ऐसा हो चुका है। वहाँ पर भी जनसंख्या जब घटा तो वहाँ पर वर्कफोर्स को बहुत ज़्यादा घट गया और उनकी एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रोथ डिक्लाइन हो गया था। A paper from Japan Research Institute of Economic Trade and Industry pointed out that proportion of child and elderly population in China as 2020 was similar to Japan in 1991। तो जापान से एक रिसर्च आया है कि जो चाइना की 2020 की स्थिति है वो स्थिति जापान के एक्चुअल 1990 में हो गई थी, जिसकी वजह से उसके इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा था। इसके अलावा देखा जाए तो पेपर में भी कहा गया है, जो रिसर्च पेपर है, कि The paper pointed out that India's proportion of the child and elderly population in 2020 was similar to China in 1980। तो जो भारत की प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है वह चाइना के 1980 में थे। इसी टाइम मतलब जो भारत कंडीशन है चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई कर दिया था। और चूँकि भारत में ऐसा नहीं है, कुछ राज्यों ने बनाया है कि हम 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसी पॉलिसी बन रही है। लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता है एक से ज़्यादा कोई बच्चा पैदा कर सकता है। हाँ, जहाँ स्ट्रिक्ट रूल है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अदरवाइज जो सरकारी नौकरी नहीं करना है तो जितना चाहे कोई बच्चा पैदा करे। तो ये था आज का आर्टिकल द हिंदू डेली एनालिसिस का पार्ट, और हम इसके करंट अफेयर सेक्शन को अलग वीडियो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।